नमस्कार, मेरा नाम संदीप दीक्षित है। ये हम एक नई बातचीत करने के एक नए संवाद के तरीके की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका हमने नाम रखा है सीधा संवाद। शायद आप में से कुछ मित्रों ने, कुछ दोस्तों ने इसका वो वाला एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमने सीधा संवाद का परिचय दिया था। और इसमें आपके सवाल, आप अकेले बात करना चाहें, ग्रुप में बात करना चाहें, उसमें अपने साथ बात करने का एक सिलसिला जो हमने शुरू किया था, ये उसका पहला अध्याय है। और जब हमने इसकी बात की तो कुछ युवा लोग, सम यंगस्टर्स हु आर वर्किंग विथ मी, जो हमारे साथ कुछ काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा पहली चीज़ आप हमसे क्यों नहीं बात करते। हम भी युवा हैं, हमारे पास सवाल हैं, हमारे मन में जिज्ञासाएं हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क यू, लॉट ऑफ यंग पीपल हु आर काइंड ऑफ इंटर्निंग विथ मी। तो हमने कहा पहले अध्याय की शुरुआत इन्हीं से करते हैं। ये क्या पूछेंगे मैं नहीं जानता हूँ। सबसे तो मैंने कहा था अपनी विषय भेजो, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, आपसे चर्चा करते हैं, जो हमारे मन में होगा आपसे पूछेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सबका स्वागत है और आशा करूँगा कि जो हमने शुरुआत की है इसमें हम निष्ठा से, सच से, खुलेपन से जवाब देंगे। आपको अच्छा लगे तो सराहिएगा और नहीं होगा तो अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर भेजिएगा। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एपिसोड। Sir, people are being bound to buy blended petrol at the stations. So, don't you think that this is in a way a violation of freedom of choice under Article 21? देखो ये क्या है, सीधे सीधे आर्टिकल 21 के नीचे आता या नहीं आता, ये मैं बिल्कुल एक भरोसे से तो नहीं कह सकता, नॉट विद कॉन्फिडेंस। पर देखते हैं, इस पूरे विषय को पहले हम लेते हैं। देखो, पेट्रोल जो है और पेट्रोलियम जो है, जिसमें डीजल आता है, पेट्रोल आता है, तेल आती है, ये एक ऐसा उत्पाद है जो सामान्य हमारी जो मार्केट इकोनॉमी है उससे कुछ अलग है। देखिए, मार्केट में क्या होता है, बेचने वाला तय करता है वो क्या बेच सकता है, खरीदने वाला तय करता है वो क्या खरीदना है। सो मार्केट इज़ वेरी क्लियर, इट्स अ ट्रांजैक्शन बिटवीन व्हाट यू कैन सेल, व्हाट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू एंड व्हाट द बायर वांट्स टू। पेट्रोलियम की जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री है उसमें भले ही बेचने वाले कुछ प्राइवेट भी हों, पर ये लोग जो भी बेचते हैं सामान्यतः ये सब के सब सरकार की नीति पर निर्भर है। पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम में ये नहीं है कि आप कुछ भी बेच, भाई आटे में है, दाल में है, आप किसी भी मिक्सचर में बेच दो, किसी भी तरीके से बेच दो, सरकार नहीं रोकती। कोई उसमें आयरन डालता है, कोई उसमें मिक्सचर डालता है, कोई आपको मिक्स्ड आटा देता है, कोई सरकार का उसमें वो नहीं है, एक्सेप्ट फूड कंट्रोल। पर इसमें क्या है, वो तय करती है कि आप सामान्य पेट्रोल कर सकते हैं, हाई ऑक्टेन, डीजल, और एक तरीके से रेट भी जब चाहे सरकार उसको तय करती है। इसलिए इट्स मोर लाइक अ कंट्रोल्ड इकोनॉमी। यहाँ मार्केट ओपनली ऑपरेट नहीं कर रही है। अब ये जैसे ये स्कीम है कि भाई हमको 30% या 20% इथेनॉल मिलाना है, तो ये सरकार की नीति है। तो ये उस तरीके का कंट्रोल है जहाँ पूरी की पूरी खरीदनी और कंज्यूमर बिहेवियर है वो एक, जिसको हम एक मानते हैं, एक सामाजिक परंपराओं का एक भरोसा होता है, उस पर निर्भर करता है। देखिए, जैसे डॉक्टर का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं वो कुछ आपको देता है, आप भरोसे से लेते हो। जैसे टीचर का है, आप अगर सड़क पर जाएंगे, आप किसी चीज़ में विश्वास करते हैं। कोई सामान्य जन निकल रहा हो, एनी स्ट्रेंजर, एनीबडी कमिंग सेज समथिंग दैट यू डोंट बिलीव इन, यू मे आर्ग्यू, यू मे इनफैक्ट इन कन्फ्रंट दैट पर्सन। टीचर अगर वही बात बताएगा आपके भरोसे की, आपके विश्वास की बिल्कुल अलग, there will be a tendency to look at that information with far greater respect. That is the confidence we have in something that government sanctioned products है। सरकार अगर कोई उत्पत्ति हमको बेचती है तो वो हमें भरोसा रहता है, और उसमें अगर सरकार बिना सोचे समझे परख के कोई नीति लगाती है तो वो लोगों का विश्वास तोड़ना होता है। विच इज़ वाई आई थिंक इथेनॉल पॉलिसी हैज़ नॉट बीन अ करेक्टली थॉट आउट पॉलिसी, क्योंकि उसका जो लोगों से क्या प्रतिक्रिया आ रही है। सम पीपल आर सेइंग इंजिन्स आर नॉट परफॉर्मिंग, तो उसमें दुखी हैं लोग। माइलेज गिरा है, मेरी गाड़ी में माइलेज गिरा है। जब आपने एक नीति ऐसी लगाई है जिसका लोगों में अनुभव ठीक नहीं आ रहा है, सरकार शुड हैव पॉज्ड और एटलीस्ट नॉट मेड इट मैंडेटरी। वहाँ चॉइस देनी चाहिए थी। जैसे हाई ऑक्टेन और नॉर्मल पेट्रोल में चॉइस है ना, आपके पास डीजल और पेट्रोल गाड़ियाँ खरीदने में चॉइस है। दूसरा, आपने देखा होगा सरकार अभी ये कहने लगी कि साहब ये एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट तो कभी यूनिवर्सल नहीं होता है। जब कोविड आया था और शुरू में कोविड में हाहाकार था, तो भी वैक्सीन के शुरुआती सैंपल्स कुछ लोगों पे ही दिए गए थे। व्हेन इट वाज मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। इसमें कोई मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ नहीं है। इट वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड इवन सच अ क्रिटिकल सिचुएशन। इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट जब आप करते हैं तो एक छोटे कोहर्ट पे, चलो आप 10,000 गाड़ियों में एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, एक शहर में कर लीजिए, कुछ लोगों को इन्वाइट कर लीजिए कि आप अपनी गाड़ियाँ लाइए, एंड यू कुड हैव इवन कॉम्पनसेटेड देम। नॉर्मली इसी तरह एक्सपेरिमेंट होता है।
छोटे एक्सपेरिमेंट में अगर आपको लगता कि ठीक है साल डेढ़ साल में, और पेट्रोल में कितने दिन करने की जरूरत है, साल भर का एक्सपेरिमेंट ही तो जरूरत है। और फिर एक और जो ये सरकार का कहना है कि साहब पुरानी सरकारें भी करती थी, ये तो बिल्कुल ही फॉल्स आर्ग्यूमेंट है। एक तो पहले क्या होता था उससे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। आज बहुत सी चीज़ें पहले जो हमारे को अच्छी नीतियाँ नहीं लगती थी, भाई जातिवाद था हमारे यहाँ, महिलाओं को जिस तरह हम ट्रीट करते थे, आज आप 4-5 लड़कियाँ यहाँ अधिकार से बैठी हैं, आज से 100 साल पहले 80 साल पहले शायद आपकी हिम्मत नहीं होती यहाँ बैठने की। हम 3 ही होते जिनका सारा वर्चस्व होता पूरी मीटिंग में। पेट्रियार्की अभी भी है लेकिन उसका कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता। तो अब मैं आप लोगों से मिसबिहेव करूं और कहूं कि आप पर्दा नहीं लगाते क्योंकि 500 साल पहले नहीं करते थे, तो आप मुझको स्वीकार करेंगे? सो दैट इज़ नो आर्ग्यूमेंट। सेकेंडली, हम जब सरकार बदलते हैं तो हम मानते हैं कि पिछली सरकार जिसको हमने मौका दिया था उतनी अच्छी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाई या मदद नहीं कर पाई जितनी अपेक्षा थी, और नई सरकार शायद बेहतर करेगी। आप न केवल मुझे उन चीज़ों में रक्षा दोगे या मेरा संरक्षण करोगे या मुझे मदद करोगे जिसको मैं जानता हूँ, उनमें भी करोगे जो खतरे हो सकते हैं या जो चीज़ें मुझे नहीं मालूम है। इसीलिए शिक्षा नीति आप तय करते हो, स्वास्थ्य नीति आप तय करते हो, इकोनॉमी आप तय करते हो कि आपको मालूम है आगे चल के किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो जब इतना भरोसा एक सामान्य जन सरकार पर देता है और वो सरकार अपने हठ में या अपनी जिद में एक ऐसी तकनीक आपके ऊपर थोप देती है जिसको हमने टेस्ट नहीं किया है, तो ये लगता है ये भरोसा तोड़ने वाली बात है। And I think in that sense, it's perhaps been a pretty badly pushed policy. I think government's arrogance is showing. सरकार का अहंकार इसमें दिखता है। सरकार ने ये दावा किया था कि 1 लीटर एथेनॉल 15 रुपए का मिलेगा, पर अभी अगर सामान्य नागरिक पेट्रोल पंप जाके पेट्रोल खरीदता है तो 103 पर लीटर पड़ता है उससे। तो फिर अगर एथेनॉल पॉलिसी, एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है तो उससे प्राइस क्यों कम नहीं हो रहा, कंज्यूमर्स को क्यों बेनिफिट नहीं हो रहा है? फिर पिछले सवाल का जवाब देते देते एक और पॉइंट में कहना चाह रहा था जो शायद उस समय भूल गया या शायद कहा कि क्या इसमें बेनिफिट क्या आया है, फ़ायदा क्या है। भाई एक तो पेट्रोल की कंजम्पशन कम हो जानी चाहिए, वो ज़्यादा दिखती नहीं है क्योंकि माइलेज भी कम हो गई, कीमत भी कम नहीं हो रही है। तो अगर कीमत भी कम नहीं हो रही है और पेट्रोल भी कम नहीं हो रहा है, हमारे विदेशों पर निर्भरता भी कम नहीं हो रही है, फॉरेन डिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स, तो कम क्या हो रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि जो इथेनॉल बनाने वाली कंपनियां उनका हम फायदा केवल करने के लिए नीति बनाएंगे, ठीक है भाई, बोल दो, जनता को पसंद आएगा वोट कर देगी, नहीं पसंद आएगा कुछ और करेगी। इंडिया में ज़्यादातर हम लोग जब गाड़ियां खरीदते हैं सामान्य जन तो 6-7 साल के होराइजन में खरीदते हैं, 8 साल के। ज़्यादातर हम में से लोग अपनी पुरानी गाड़ियों के भी नंबर जानते हैं क्योंकि 8-8, 10-10 साल हमारे पास था। नंबर नहीं भी जानते हैं तो उसका रंग, उसकी गियर में क्या आवाज़ आती थी, उसकी सीट कैसी थी, उसके पीछे गुड़िया लगी थी कि नहीं, आगे क्या टंगा था, ये सब याद है बिकॉज हमारा लिव्ड एक्सपीरियंस गाड़ी के साथ लंबा होता है। सो इतने इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट में आप ऐसी टेक्नोलॉजी ले आएँ और कोई फ़ायदा ना दिखे, सो आई रियली कांट फैथम। यू नो, एक चीज़ है, अगर हम प्योरली पॉलिटिकली बात करें तो पीपल कैन से देयर इज़ करप्शन, गवर्नमेंट वांट्स टू अर्न मनी, डज नॉट वांट टू लूज रेवेन्यू। गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू लूज रेवेन्यू, वो सही है क्योंकि जब इंटरनेशनल प्राइसेस कम भी होते हैं तो पेट्रोल के डीजल के प्राइसेस कम नहीं हो रहे हैं। तो सरकार क्या कर रही है कि पेट्रोल डीजल की प्राइस में से सब्सिडी हटाकर और उसमें गेम खेलकर दे आर अर्निंग मनी विच इज़ बीइंग पुश्ड बैक एज वेरियस सब्सिडीज। तो पॉलिटिकली इट्स वेरी एडवांटेजेस टू देम, ठीक है, एंड पीपल सीम टू बी एंजॉइंग दैट। बट जब आप कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते हैं विथ कंज्यूमर बीइंग सेंट्रल टू इट, एनवायरमेंट इज ऑल्सो समथिंग इन विच द कंज्यूमर इज इंटरेस्टेड, देन अगर आप कीमत कम नहीं कर रहे हैं, दैट इज बियॉन्ड मी। See, either government wants to start earning extraordinary profits either for themselves or for the ethanol investors, मतलब इथेनॉल के बिजनेसमैन बहुत कमाएं, मुझे कोई और कारण दिखता नहीं है। और देखो क्या होता है कि जब आदमी किसी चीज़ का तर्क नहीं समझ पाता है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, तब दिमाग इधर उधर जाता है, तब आपको लगता है कि शायद भ्रष्टाचार हो सकता है या आदमी बदमाश है। तो मैं उस विश्लेषण में जाना नहीं चाहता हूँ, बट आई एम नॉट कन्विंस्ड विद व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग एंड देयरफॉर उसके मोटिव्स पे उसकी मन में क्या है उस पर आशंका होती है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डाउट अबाउट दैट। Question. I think a lot of students want to ask the same question to the leaders. What reforms would you suggest to the existing NTA so that the system can be more competent in nature? देखो, मैं पहली चीज़ तो लेट मी गेट टू दिस। एक अंग्रेजी में कहावत है, डोंट पुट समथिंग राइट इफ इट्स नॉट रॉन्ग, ठीक है। हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में कुछ बहुत गड़बड़ नहीं था,
ठीक है, ऐसा तो कुछ था नहीं कि कोई स्टूडेंट बहुत ख़राब थे या सिर्फ ख़राब स्टूडेंट्स को ही सब कुछ मिल रहा था, ये ऐसा तो कुछ था नहीं, लोग बहुत परेशान भी नहीं थे। तो वो सिस्टम को इतना बदल कर नेशनल टेस्टिंग सिस्टम की क्या ज़रूरत पड़ी मुझे नहीं मालूम। ये क्या कंट्रोल से आता है कि मैं हर एडमिशन को कंट्रोल करना चाहता हूँ, क्या उस मंशा से आता है, यू वांट टू बी योर अ कंट्रोल फ्रीक, या आप कुछ एनेबल कर रहे हो जो पहले नहीं था? तो या तो कोई आप बताएं कि जिस सिस्टम को आपने बदला उसमें क्या प्रॉब्लम्स थे, कुछ एनालिसिस हुई, कुछ उसमें पॉलिसी एनालिसिस की, 10 बार विशेषज्ञों ने देखा कि नहीं भाई हमारे ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं कर रहे हैं, या हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम खराब है, स्टूडेंट्स आर नॉट बीइंग प्रॉपरली टेस्टेड, तो फिर सीबीएसई बंद कर दो, यही कर दो। एक तो 3-3 4-4 हमारे यहाँ एग्जामिनेशन सिस्टम्स हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई बच्चों पे बर्डन कम हुआ है। एनटीए मेरे हिसाब से पहली चीज़ तो फंडामेंटली एक पॉलिसी में फ्लॉ है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। और एक ये कह देना कि पूरे देश को हम एक लेवल फील्ड दे रहे हैं, लेवल फील्ड पहले भी थी भाई। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में साउथ के भी बच्चे थे, दक्षिण भारत के थे, मध्य भारत के थे, ईस्ट के थे, नॉर्थ के थे। और यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप जाओ, आपके बहुत से परिवार में सीनियर्स होंगे, कोई दिल्ली में स्कूल पढ़ा तो उसने कलकत्ता में इंजीनियरिंग की, कोई बंगाली पढ़ता था तो उसने बॉम्बे में मेडिकल की, कोई बॉम्बे में पढ़ता था उसने मद्रास में फिलॉसफी पढ़ी, कोई मद्रास में पढ़ता था उसने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स की। कितने उदाहरण थे, ये तो कोई है नहीं कि कोई रिस्ट्रिक्शंस थे। हाँ, हर राज्य में अपने भाषा के बच्चों के लिए या अपने राज्य के बच्चों के लिए कुछ कुछ रिजर्वेशन होता है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, मैं अगर दिल्ली का हूँ और दिल्ली की सरकार को टैक्स देता हूँ तो दिल्ली की सरकार को मेरे परिवार पर भी खर्च करने का ज़्यादा एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, इसलिए स्टेट्स अपने लोगों को थोड़ी थोड़ी प्रायोरिटी देते हैं। अच्छा, दूसरा, एनटीए आने के बाद या तो सच्ची में कोई इवैल्यूएशन हो, अभी कोई नई चीज़ आप ला रहे हो, इवैल्यूएशन करो उसको। इवैल्यूएट बहुत लोग कर सकते हैं, आजकल तो बहुत टाइम भी नहीं लगता है। मतलब आप किसी भी घर में चले जाओ, एक पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक बना हुआ है, हर दूसरा आदमी एक्सपर्ट बने घूम रहा है, और तो टीवी डिबेट खोल लो, हर शाम को 6-6 एक्सपर्ट मिल जाते हैं, तो किसी से करा लो। पहले तो हम कोई आदमी की कोई कॉम्पिटेंस होती थी उसी को एक्सपर्ट मानते थे ना, आज तो कोई कुछ भी बोल देता है वो एक्सपर्ट बन जाता है, उनको इस्तेमाल कर लो। सो आई डोंट थिंक एनटीए वाज आइदर वेल थॉट आउट, मे बी इट वाज अ कंट्रोल, मतलब हर चीज़ पर आप एक अंकुश बना के रखना चाहते हैं। क्योंकि एक चीज़ मान लेना, जिसको हम मानते हैं फंडामेंटली ट्रू डेमोक्रेसी, बड़ी मुश्किल है लोगों को हैंडल करना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो अंदर की एक बिलीफ से आती है, और कदम कदम पर इंसान की जो फितरत है ना, वो लोकतांत्रिक रवैये के खिलाफ होती है। और जैसे जैसे पावर की जो इम्पोर्टेंस है वो कॉन्क्रिटाइज होती है और बढ़ती चली जाती है, ठीक है, उसकी चीज़ लोगों को घबराती है। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, विच इज़ अ फंडामेंटल थिंग, सर्विस, सेवा जिसे कहते हैं, राइट, इज इंडिविजिबल, अथाह है, उसकी कोई कैपेसिटी नहीं है। पावर इज लिमिटेड, इज डिविजिबल, पावर टूट सकती है, पावर उतनी ही होती है, सेवा इंडिविजिबल होती है, इसलिए कभी सेवा में झगड़ा नहीं होगा, सर्विस पे कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, पावर पे होती है। तो हैज एनटीए बीन डिजाइन्ड as an element to serve the students or to control the students, that you decide. Recently, US struck down an oil tank in Oman, killing 3 Indian merchant sailors, and there were no commendable actions taken by MEA. So, is there any alternate roadmap that you would suggest so that nothing of that sort can happen in the future? People will be a little, hesitant to take such actions. ओ साहब, तुम इधर से एकदम इंटरनेशनल निकल गई। चलो, I didn't expect that question. Actually, that goes back to a very different part. Okay, देखो क्या होता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है या कोई लीडर आता है, okay, and a leader is not just an individual, he is a product of the people who have got power in that particular point of time. Okay, उनके एक विजन होनी चाहिए अपने देश के बारे में और दुनिया में देश कहाँ है उसके बारे में, ठीक है। और वो विजन जो है, अगर वो रियलिटी पे और पॉसिबिलिटी पे बेस्ड होगा तो उसकी प्रैक्टिकलिटी पता चलती है, और एथिक्स और मोरालिटी पे बेस होगा तो उसकी रीच पता चलती है, कहाँ तक वो जा सकता है। तो देश को जब आप पढ़ते हो तो एक तो उसकी एक्चुअल क्या स्थिति है उसको आप देख सकते हो, और उससे आप अपना प्रभाव बढ़ा सकते हो और उसमें आप एक्ट कर सकते हो।
We have for the first time been mixing domestic politics with international politics. ठीक है, we have constantly been misreading India's position in the world or misrepresenting India's position in the world. Okay. Second is, you can always elate that position by your moral and ethical power or your statesmanship, which is what India did in its early years. 1950s अगर आप देख लो, 3 या 4 मेजर दुनिया में कंट्रोवर्सीज होती हैं आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. एक कोरिया में होती है, नॉर्थ कोरिया में झगड़ा होने लगता है. दैट्स व्हेन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया वाज फॉर्म. ओके, China is controlling the northern parts, American and others start controlling the southern parts. There's almost a big battle. It's almost like dunya, the third world war might come over Korea. American forces also land there. Who arbitrates? India. हमारा क्या रोल था यार? हमारे पीएम का, ये लीडर्स का उस समय ये था, वी वर वेरी स्केर्ड कि यार ये अगर अमेरिका, चीन, इन सब आ गए तो वर्ल्ड का जो पावर्स हैं जिससे हमको छुटकारा मिला है 5-6 साल पहले, दे विल ऑल मेक एशिया देयर थिएटर of war. So we intervened, and in the Korean War, India played a very great role. In fact, I can't remember the exact reference, in a meeting that happened in France, in which 8 important nations were on the talking table. I think the French premier said that it is 9 countries that sorted this out. 8 who were on the table, and the 9th was India. General Cariappa goes as, I think, the peacekeeping force to Korea. Sudan में एक झगड़ा होता है, India is called in. Suez Canal, when the Suez Canal gets stopped, and General Nasser actually blocks the Suez Canal. I think there's an interesting incident कि वो क्या करते हैं, Suez Canal को जब टेक ओवर करते हैं, रन बाय द ब्रिटिश, उनको कोई झगड़ा हो जाता है ब्रिटिश के साथ, वो उसको नेशनलाइज करना चाहते हैं, तो जहाज को कैसे रोकें? आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक वो 1 या 2 बड़े बड़े जहाज ले जाते हैं जिसमें मट्टी या पत्थर भर देते हैं, यानी सिंक्स इट कि अब निकालो जहाज अपने. सो इंडिया प्लेज अ रोल देयर ऑल्सो. इट्स नॉट, हमारी कोई आर्मी तो थी नहीं, हमारे पास कोई बड़ी भारी फौज नहीं थी. I think we're probably amongst the world's poorest nations. ठीक है, उस समय याद करो 99% people in the world thought India won't exist for more than 10 years. But it was our moral power कि भाई we are standing with the right. तो अगर हमने इस समय भी एक moral position भी रखी होती, where I think our attitude in the Palestine and Israel war has been a bit dodgy, right? I'm not supporting what Hamas did, right? That's I'm against violence of absolutely any kind. पर एक स्टैंडिंग होती है, तो वो स्टैंडिंग आई थिंक में क्या होता है कि फिर आप एक मॉरल अपनी स्पेस खोने लगते हो. ठीक है, तो जब ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं, राइट, तो या तो आपके पास ताकत हो, वो उस जगह पे है नहीं, या मॉरल स्टैंडिंग हो, वो हमने खो दी. सो आई थिंक व्हाट हैपेंड इज वी बिकेम peculiarly mixed up. Probably government of India miscalculated or what happened. But this is a case where our foreign policy failed us very clearly. And people may have another opinion, but that's what I think. So it is of common knowledge that India is trying to become an AI hub, artificial intelligence, and we are attracting many foreign and domestic companies also. Like Amazon is planning to expand data centers in Mumbai and Hyderabad region, and they are investing, I think, around $7 billion also. We all know that data centers require a lot of water resources in order to cool down. Is this locking of such a scarce resource of India justified by the economic potential of data centers in the future? देखो रसली, पहली चीज़, वाटर स्ट्रेस इज़ आवर बिगेस्ट थ्रेट. ये माना जाता है कि दुनिया की जो फ्रेश वाटर सप्लाईज है या पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, इंडिया हैज़ अबाउट 2.5, कोई लोग 1% कहते हैं, 1.7% कहते हैं, आई थिंक 3%. वी हैव 2.5-3% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर सप्लाईज या पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज, एंड वी हैव अबाउट 17 to 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. ठीक है, तो दैट इज द नंबर. ओके, पानी केवल वो नहीं है कि आपके पास है, पानी को साफ रखना, उसको सप्लाई करनी, आपके घर तक पहुंचाना. जब पानी गंदा हो जाता है, चाहे पीने से, चाहे बॉडी के इस्तेमाल से, फिर उसको ट्रीट करना, वो फिर वापस ज़मीन पे ना जाए. उसके बाद इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट में क्या हो रहा है, केमिकल पोल्यूशन क्या हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियली भी हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और हमारी सारी फैक्ट्रीज में पोल्यूशन कंट्रोल जो है वो थोड़ा मामला हमारे यहाँ तो ऐसे ही रहता है, इतना अच्छा है भी नहीं. तो न केवल हमारे पास पानी की कमी है, पानी में भी हम लोग ऐसी ऐसी दिक्कतें पैदा कर रहे हैं अपने जीवन से, अपने उत्पादन से, अपनी टेक्नोलॉजी से, कि दैट वाटर कैन बिकम प्रीटी डेंजरस.
मैं तुमको एक अपनी उससे उदाहरण बताता हूँ। मुझे दिल्ली के जो पानी सप्लाई के दिल्ली जल बोर्ड पानी सप्लाई करके उसके एक बड़े महत्वपूर्ण अधिकारी ने मुझे करीबन 1-1.5 साल पहले बताया था कि दिल्ली में अब वो आंकड़ा यही है, नंबर्स आर दिस और इस नंबर्स आर समथिंग आई डोंट नो, बट द स्केल दैट ही स्पोक टू मी अबाउट वाज फ्राइटनिंग। ही सेड 93% ऑफ दिल्लीज वाटर इज अनड्रिंकेबल, पोर्टेबल टैप वाटर, एंड समबडी एल्स टोल्ड मी कि हम ये सब लगा लें आरओ, इसमें जो खतरनाक केमिकल्स हैं वो सेव नहीं होते। वंस आई हैड गॉन समवेयर फॉर अ लेक्चर एंड आई वाज टॉकिंग टू समबडी हु टीचेस फार्मास्यूटिकल्स। व्हाइल चैटिंग विथ हिम, क्यूरियस था, मैं उससे कहा यार कि आप एक चीज़ बताओ, कैंसर की कोई दवा आ रही है क्या आने वाले समय में? बिकॉज कैंसर इज समथिंग विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट किलर्स। एक तो कैंसर में ही सेड विच ग्लैडेंड मी, आई डोंट नो राइट और रॉन्ग, कि नहीं 5-6 साल में मेजर ब्रेक थ्रूज आने वाले, चलो दैट्स वेरी गुड, बट ही सेड किडनी या लिवर जिस तरीके से डैमेज हो रहा है, यू हैव नो आइडिया। दीज टू इफ यू रीड, वी आर इन ऑलरेडी इन अ क्राइसिस। ना क्या होता है कि सामान्य में कोई कह दे यार 20,000 लीटर यहाँ जा रहा है, कुछ डेटा वो चल रहा है, चलो उसमें नौकरियाँ मिल रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नौकरियाँ नहीं मिल रही, हमको नौकरियों की डेस्परेट शॉर्टेज भी है, पर ऐसा भी नहीं है कि ये कोई ऐसी जॉब्स हैं जिसमें कुछ बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो इसके समय पे आप ऐसे एलिमेंट को अगर आप स्ट्रेस कर रहे हो, सी दीज थिंग्स बिकम एक, तुम आपने सुना होगा अंग्रेजी में कहावत है ना, प्रोबेबल लास्ट नेल ऑन द कॉफिन्स बैक और वट एवर इट इज कॉल्ड। तो जब स्ट्रेस्ड है तो ये छोटी छोटी चीजें भी स्ट्रेस से सिस्टम को तोड़ सकती है। सो व्हेन यू आर सेइंग मे बी एज अ नंबर ऑफ हाउ मच वाटर इज बीइंग कंज्यूम्ड कंपेयर्ड टू व्हाट इज अवेलेबल, इट मे बी अ मिनिस्क्यूल नंबर, मे बी जस्ट 2%, 1%, 3%, आई डोंट नो, ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल इन दैट सिटी, नॉट नेशनली। बट अगर आप इस चीज से उसको इक्वेट करते हैं कि एज इट इज वाटर इज स्केर्स, राइट, ड्रिंकिंग वाटर इज अंडर स्ट्रेस, दिस मे ऑल्सो एड to some kind of pollution or the other, because I am convinced कोई भी चीज़ मशीन के थ्रू जाती है तो कुछ ना कुछ गंदा होके तो निकलेगी। ये तो हो ही नहीं सकता कि जैसे आनी चाहिए थी वैसे ही आएगी, कुछ ना कुछ तो उसमें होगा। आई थिंक देन इट बिकम्स अ वेरी सीरियस इशू। जब आप सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो कम से कम इन तरीके के जॉब्स में सरकार को केयरफुल रहना चाहिए। मतलब आप इनकरेज करो, अगर आप करेक्ट टैक्सेशन और करेक्ट रेगुलेटरी सिग्नल्स दोगे तो इवन ए एनवायरमेंटली रेचेड सिस्टम लाइक अ मार्केट can become environment friendly. Ultimately environment तो तभी बचेगी ना when market becomes environment friendly. Otherwise market will dominate. हम लोग सब कितना भी कह लो, मैगी खाएंगे, लेज खाएंगे, चिप्स खाएंगे, पकौड़ी खाएंगे, because it's our consumer interest, okay? So I said, I think it's a matter of great worry. Maybe all of you are thinking people, somebody should actually start looking and investigating this perhaps a little more than newspaper headlines. Yeah. इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो 0.64% है जीडीपी का। अभी अगर हम इस साल बात करें तो जेआरएफ में जो फंडिंग होती है वो कम से कम 50% से भी ज्यादा कट की गई है। इंडिया में पीएचडी स्टूडेंट्स को अनएम्प्लॉयड माना जाता है, उन्हें कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती, कोई अगर पेमेंट किया जाता था जेआरएफ के अंडर वो भी अब कट कर दिया है। और अगर थोड़ा बहुत जो स्टेम एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है रिसर्च में, तो वो ह्यूमैनिटीज के कॉस्ट पे हो रहा है। तो सर आप उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? इसके दो पार्ट्स हैं, एक ओवरऑल मैं रिसर्च और पीएचडी की बात करता हूँ, फिर ह्यूमैनिटीज या लिबरल आर्ट्स की तरफ आता हूँ। पहली चीज तो कहीं भी किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी में अगर आप R&D में पैसा नहीं खर्च करेंगे, राइट, यू आर ओनली अ लैगर्ड, आप औरों को फॉलो कर रहे हैं। लेट मी टेक यू बैक टू एन एग्जाम्पल दैट मे नॉट एवरीबडी में बी अवेयर ऑफ, बट हॉकी में इंडिया एंड पाकिस्तान यूज टू डोमिनेट एंड दैट वाज व्हाट वाज कॉल्ड द एशियन स्टाइल ऑफ हॉकी। एशियन स्टाइल ऑफ हॉकी में ये 5-3-2 का कॉम्बिनेशन होता था, फॉरवर्ड्स बढ़ते थे, जो मिडिल वाले थे वो पास करते थे, बैक्स डिफेंड करते थे। इट वाज अ ब्यूटीफुल गेम ऑफ हॉकी, हम लोग उसको देखते थे, स्लो थी, ग्राउंड पे थी। यूरोप को लगा कि यार ये टेक्नोलॉजी में हम कभी नहीं कर सकते, तो यूरोप ने पूरी टेक्नोलॉजी बदल दी हॉकी की, एस्ट्रोटर्फ्स ले आए, फास्ट पेस हॉकी कर दी, और इंडिया और हम लोग सब पीछे रह गए। दे चेंज टेक्नोलॉजी, दे नेवर फॉलोड अस। इफ यू वांट टू लीड, सो दे डिड R&D ऑन हॉकी। उनको पता चला, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, बट फ्रॉम द फैक्ट दैट somebody like ध्यानचंद was the god of hockey, right, we became laggards and now we are trying to catch up because you are trying to become better in the European styles of hockey. अब आप देखो फुटबॉल में, I mean the great nations of the world in football are disappearing.
Younger people are trying to play in a completely new way. Okay? जो मैंने आज से 20 साल पहले के वर्ल्ड कप देखे थे, I'm not seeing that football anymore. I'm not a football expert. So same thing in this. Till you don't do your own innovations, right? You do not become leaders, and it means spending a lot of money. And in spending the money, we're becoming one of the laggards in the world. I think चाइना जिससे हम compete करते हैं वो 3-4% है GDP का, हम लोग शायद आधा % भी नहीं है. तो ये क्या रिलक्टेंस है गवर्नमेंट का, मैं नहीं समझ पा रहा. Now, is it because government doesn't have money? अल्टीमेटली तो वही होगा, या गवर्नमेंट केवल पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट चीजों में पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है, और अगर वो बात है तो गवर्नमेंट शुड बी क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट इज ह्यूमैनिटीज. देयर हैज बीन अ ग्रेट रिलक्टेंस ऑफ मोस्ट मोस्ट गवर्नमेंट्स नाउ कि आप ह्यूमैनिटीज पे इन्वेस्ट नहीं करें, विच इज हिस्ट्री, विच इज लैंग्वेज, जिसमें फिलोसफी आती है, एंथ्रोपोलॉजी, इवन इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ें आती हैं. और क्यों? क्योंकि क्या है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्योर साइंसेज भी उसमें आता है, थोड़ा बहुत प्योर साइंसेज में भी कम होता है. सी टेक्नोलॉजी इज अ लिटिल टू मच ऑफ अ डिसिप्लिन्ड साइंस. 5+5 is 10. Humanities में 5+5 is never 10. It trains your mind in a very different way. You question. See, no patriarch has a problem with their girl being a brilliant mathematician. They will have a problem if their girl questions them on issues of patriarchy, sociology, power, structure, man and women. So what is something that you would be scared of? You tell me. It is what draws from the broader field of what we call humanities, where humanity is thought of, its relations, its power relations, okay, its equations. But ultimately, please remember, society values this far more than its technology. How many of us pray to a technical text? How many of you pray to a book that tells you about atomic energy and calls it a word of God? But a philosophically written, because most religious texts have a bit of philosophy, a bit of dharma, a bit of whatever you would want to put it. We pray to that. Because they guide you. They open up frontiers to you. Some restrict also. Because every age has certain restrictive features which further generations will question, make you change. Okay? So, according to me, in fact, liberal arts and humanities as an element of progress of society is far more critical than just the progress of technology. That also helps, that is also necessary. But you can have a life in which technology yet may not be where it ought to be. But I think life becomes far more miserable when your liberal thinking, your progressive ideals, your adherence to democracy and human values, where your human rights, where these are not as pure or as good as your expectations of it are. आज यूथ में एक परसेप्शन है, यूथ में वो कह लो फर्स्ट टाइम वोटर्स में कह लो एक परसेप्शन है कि इफ नॉट बीजेपी देन हु. जो वोटर्स है वो क्या है, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं बीजेपी को या फिर हमारी रूलिंग पार्टी को ऑन बेसिस ऑन वेरी वेरियस टर्म्स, बट दे डोंट सी कांग्रेस एज एन अल्टरनेटिव टू रूल द गवर्नमेंट. दिस इज अ परसेप्शन दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड यूथ. और हाउ कांग्रेस शुड बी कंसर्न अबाउट दिस एंड हाउ the party should tackle this and gain the confidence in youth again. This is a far bigger question. मैं उसको कोशिश करता हूँ थोड़े सिंपल चीज़ों में बताने का. और इट्स नॉट सिर्फ बीजेपी कांग्रेस नहीं है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आता है. बट देखो 2-3 चीज़ें इसमें ज़रूरी पड़ जाती हैं. एक होती है रियलिटी और एक होता है परसेप्शन, बिकॉज परसेप्शन पॉलिटिक्स में मैटर करता है. एक होता है तीसरा मैनेजमेंट. Okay. पहले रियलिटी में आते हैं. रियलिटी इज ऑल्सो समथिंग दैट यू मैनेज एंड दैट मेक्स पीपल बिलीव इन अ सर्टन थिंग. ओके, मुझे लगता है पिछले 20-25 साल में 30 साल में जब देश की इकोनॉमी बदल रही थी और देश थोड़ा बहुत कास्ट कम्युनिटी से उसमें एक क्लास कॉन्शियसनेस एक अलग तरीके की आ रही थी, एलीट क्लास कॉन्शियसनेस, एक कैपिटलिस्ट बेस्ड क्लास कॉन्शियसनेस जो ज़रूरतों को अलग तरीके से देखती है, ठीक है, जो अपना और सरकार के बीच के संबंध को अलग तरीके से देखती है. ये जब बदलाव आ रहे थे, जैसे पहले क्या था, पहले हमारी जनता में, हमारे वोटरों में जो शोषण के रास्ते थे, लूट के रास्ते थे, एक्सप्लॉयटेशन के रास्ते थे, जिसमें लैंड और लैंड रिफॉर्म्स की आवश्यकता पड़ती थी, जिसमें कास्ट की इक्विटी को लाना और कास्ट बैरियर्स को ब्रेक करने की बात थी, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर के बीच में संबंध में वर्कर्स को स्ट्रेंथ देने की बात थी.
राइट, ऐसे तरीके के जहाँ पावर की इक्वेशन की बात आती थी, राइट्स एज अ क्लास की बात आती थी, शोषण की बात आती थी, स्ट्रक्चरल एक्सप्लॉयटेशन को, या जिसको कहते हैं कि सिस्टम के अंदर में जहाँ जहाँ शोषण या लोग लूट सकते थे पावर के कारण, पैसे की ताकत के कारण, उन चीज़ों को तोड़ने को लोग महत्वपूर्ण मानते थे, क्योंकि हम एक बिल्कुल अलग आज़ादी के आंदोलन से आए थे. वी वर एक्सप्लॉयटेड पीपल. ओके, सो 60s 70s 80s तक लोगों को लगता था कि यार ये दीवारें जब तक नहीं टूटेंगी हम बराबरी की तरफ कैसे जाएंगे, हम समृद्धता की तरफ कैसे जाएंगे. अगर मैं इनके घर में घुस के इनके खटिया पे नहीं बैठ सकता तो बराबरी कहाँ है. अगर मैं जमींदार की ज़मीन पर बिना कोड़े का काम नहीं कर सकता, कैसे नहीं कर सकता. अगर साहूकार से मैंने 1000 रुपया ले रखा है, वो 5 साल बाद 1 लाख हो गया, मैं मरे जा रहा हूँ, उस साहूकार का सिस्टम बदलना चाहिए. तो अलग तरीके से हमारा वोटर जो है हमारी सरकार से अपेक्षाएं रखता था. वहां शायद कांग्रेस खरी उतरी कई चीजों में. हर चीज में हर कोई खरा नहीं उतरता है. शायद उसने कुछ अच्छे काम किए इसलिए लंबा लोग उस पर भरोसा करते रहे. अब क्या हो गया कि बहुत सी एनेबलिंग चीजें एक एक स्तर तक थोड़ी बहुत होने लगी. ठीक है, फिर 80-90 के बाद हमने अपनी आर्थिक स्थिति बदली. अब हम ग्रोथ की तरफ थोड़ा जाने लगे, पैसा कमाने को अब हम ज़्यादा अच्छा मानने लगे, और ये मानते हुए कि ठीक है अभी भी बहुत सी स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं जिसमें गरीब उतना भी पैसे वाला नहीं हो सकता जितना और हो सकता है. अभी भी हमारे सिस्टम में एक्सप्लॉयटेशन है. कुछ लोगों को सरकार या आर्थिक स्थिति मदद करेगी, कुछ को नहीं करेगी, लेकिन उनके बीच में भी संबंध थोड़ा पैसे की तरफ झुकने लगा. सो राइट्स, सिटीजनशिप जो आपका मॉडल होता है उससे हम कंज्यूमरिज्म की तरफ बढ़े. मैं जब वर्तमान भारत का इतिहास पढ़ाता हूँ तो मैं इंसान की जो बदलाव है उसको मैं 3 या 4 श्रेणी में बदलता हूँ. मैं ये कहता हूँ कि जब आज़ादी आई थी 47 में, तो हमने एक सामान्य भारतीय को नागरिक बनाया, जिसको हम कहते हैं वी टर्न्ड हिम इनटू अ सिटीजन. 70s और की जो पॉलिटिक्स आती है उसमें हम सिटीजन को वोटर की तरह देखने लगते हैं. तो 70s और 80s में वी स्टार्ट लुकिंग एट आवरसेल्व्स एज वोटर्स. 90s के बाद वी स्टार्ट लुक एट हिम एज अ कंज्यूमर. ही नो लॉन्गर अ सिटीजन. कंज्यूमर की अपेक्षाएं अलग होती हैं. मुझे प्रोडक्ट कौन सा अच्छा मिलेगा, मुझे कौन सी दुकान अच्छी मिलेगी. बीजेपी क्योंकि पावर की पार्टी नहीं थी और उसने कभी अधिकारों में, शोषण में, स्ट्रक्चरल चेंजेस में कभी अपने आप को उलझाया नहीं, उसकी आउटलुक उससे बहुत आसानी से बाहर निकल गई. हमारी आउटलुक थोड़ी वहां फंसी रही. मुझे लगता है इस तरीके का एक बदलाव था. अब क्या हो गया है, जो एक बड़ी मेजर इशू है कि जब आप मल्टीपल आइडेंटिटीज से काम करते हैं, जिसमें गरीबी भी एक आइडेंटिटी होती है, जिसमें मिडिल क्लास एक आइडेंटिटी होती है, शोषण करने वाला और शोषित एक आइडेंटिटी होती है, एक्सप्लॉइटर एंड एक्सप्लॉइटेड एक आइडेंटिटी होती है. उन आइडेंटिटी जब आप परे जाते हैं और आप ब्रॉडर नेशनल आइडेंटिटीज की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो कुछ ऐसी आइडेंटिटीज सामने आने लगती हैं विच आर ऑल्सो ब्रॉडर, विच आर लाइक, जैसे रिलीजन है. तो वो भी जब सामने आती हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी हाउ दे ट्रीट रिलीजन, उसके बारे में रीथिंक करना पड़ता है, क्योंकि लोग उसको सवाल पूछते हैं. एंड आई थिंक दैट इज वेयर कांग्रेस कुड नॉट रीथिंक. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस को वो रूट जाना चाहिए जो बीजेपी या और पार्टी जाती है, बट इट हैज टू रीथिंक कि जिन शब्दों में हम पहले कहते थे क्या वही शब्द अभी रेलिवेंट हैं, या कम से कम अगर वो रेलिवेंट हैं तो क्यों रेलिवेंट है. Right? Religious is as much a cultural contribution as it's a religious contribution, and sometimes its cultural contribution is more important. अगर मैं टीका लगाता हूँ और आप नमाजी टोपी पहनते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर मैं मंदिर जाता हूँ और आप मस्जिद जाते हो, और आप गुरुद्वारे जाते हो, और आप गिरजाघर जाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. फर्क तब पड़ता है अगर आप मेरी जमीन पर मस्जिद मत बनाओ, आप किसी पार्क में मंदिर मत खोल लो, आप किसी और की जमीन को मस्जिद से मत कर लो, आप हमसे द्वेष नहीं रखो, हम मल्टी कल्चरल सोसाइटी में हैं. You should learn that somebody else's cultural expressions may not be yours but are also yours. तो उसमें क्या होता है, then I started explaining to them, इसलिए कभी कभी when you try and do that extra mile for somebody who's in a minority to feel safe, people in a majority say कि हमारे लिए क्यों नहीं. भाई जैसे हमारा 2 टांगों से चलते हैं, ठीक है, बगल में आपने देखा रैंप बना हुआ है फॉर दोज हु कांट वॉक प्रॉपरली, आप ऑब्जेक्ट करते हैं. ही नीड्स दैट लिटिल सपोर्ट.
वी फाइंड दैट जस्टिफाइबल, हाउ कम वी डोंट फाइंड दिस जस्टिफाइबल? हर पार्टी ने कभी ना कभार कोई चीज़ ज़्यादा की होगी, कोई चीज़ कम की होगी, बट दैट इज़ अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल चॉइसेस. सो आई थिंक कांग्रेस के लिए ये दो चैलेंजेस हैं. इकोनॉमिकली कंप्लीटली जो नया एक एस्पिरेशनल आदमी है उसकी में दिल में अपनी ज़्यादा बड़ी जगह बनानी, एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑफ ब्रॉडर नेशनल आइडेंटिटीज. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट लेट्स सी. सो नो मोर पॉलिटिकल क्वेश्चंस. My question is from the media and the decision making. We all know, we all say that the media is a fourth pillar of democracy. And like in media, we know that the India ranking, we see the World Press, Freedom Press is 157. If a government introduces a new program, says that it benefits the local people, Indian people and all, like the citizens of India, so how we will judge that if the media will tell only the benefits of that? What, like on what basis we should believe, or what basis we should make the decision? Like for example, for the ethanol, if the media will keep on telling the benefits rather than telling the demerits and all, how we will make the decision of that? मीडिया थोड़ा सा दिक्कत तो हो गया है, पर ये तब हुआ है जब आपने मीडिया हाउसेस को और बिजनेस हाउसेस को सेम कर दिया. दैट विल हैपन इफ अर्निंग मनी, right, and business becomes the model for media, not presenting news. पहले क्या था, एक तो एडिटोरियल और ओनरशिप अलग अलग होती थी. ओनर्स कुड नॉट कॉल अप एडिटर्स. एडिटर्स उस समय बहुत ज़माने में, आई रिमेंबर इन माई यंगर डेज, एडिटर्स वर ग्रेट पीपल बाय देमसेल्व्स. ओके, प्लस जो लोग मीडिया में जाते थे, दे हैड अ सेंस ऑफ द फैक्ट कि मीडिया इज़ अ सोशल सर्विस, इट्स अ पब्लिक सर्विस, इट्स अ पब्लिक गुड फ्रॉम विच वी ऑल्सो अर्न लिटिल बिट ऑफ आवर प्रॉफिट्स. ओके, आई थिंक दैट इज चेंज. और जब तक आप वो इक्वेशन नहीं चेंज करेंगे, राइट, मीडिया विल बी सबऑर्डिनेट टू प्रॉफिट्स. और हिंदुस्तान में प्रॉफिट्स और प्रॉफिटियरिंग सरकार ही करा सकती है एक लेवल के बाद. ओके, इट बिकम्स अ ग्रेट एनेबलर, स्पेशली इफ इट वांट्स टू बी. सो आई थिंक उस कारण से मीडिया डिस्टॉर्ट हुई है. इसलिए ऑल्टरनेट मीडिया बहुत चल रहा है. ये आप देखो, यूट्यूब वाले, ये वो, इन सब की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये बहुत चल रहा है. फिर एक और चीज़ हुई है, जेन्युइन ओपिनियन मेकिंग, थिंकिंग, लीड आर्टिकल्स, जिसकी बहुत कमी आई. जो लोगों को थिंकिंग कराते थे, क्रिटिकल थिंकिंग कम हुई है. आपके वन ऑफ योर कॉलीग्स हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन अबाउट द फैक्ट दैट व्हाई ह्यूमैनिटीज इज बिकमिंग डिस्करेज्ड बिकॉज दोस्त लेड टू क्रिटिकल थिंकिंग. तो आपने उसको भी आज कम कर दिया है ना. भाई आप एक चीज़ देखो ना, किस तरीके के लोग आजकल उसमें घुस रहे हैं. आपने क्या पढ़ा है? Environment science. एनवायरमेंट साइंस, ठीक है. आप फिजिक्स पे लेक्चर दोगे क्या? No, I can't do so. केमिस्ट्री पे? No. कैंसर पे? No, it's not. एटॉमिक एनर्जी पे? मैं आपसे कहता हूँ हिस्ट्री में पट से दे दोगे, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ आपने सुन रखा है. व्हेन यू डिमीन सब्जेक्ट्स लाइक दिस, राइट, यू आर डिमीनिंग द वेल्थ ऑफ ह्यूमन नॉलेज एंड वेल्थ ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस. हर आदमी इकोनॉमिस्ट है, हर आदमी फिलोसफर है. 4 श्लोक जान लिए तो हर आदमी वेद का एक्सपर्ट है. 4 आपने कुरान शरीफ की आयत पढ़ ली तो आप इस्लाम के एक्सपर्ट हो. ये क्या मतलब है भाई? हमने क्या किया है, ये जो एक तो मीडिया के कारण ये जो एक डंबिंग डाउन है हर चीज़ की, ये भी खतरनाक है. सो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट दे हैव डिस्टॉर्टेड न्यूज़, राइट, मीडिया हैज ऑल्सो लेड अस टू डिमीन एक्सपर्टीज एंड जेन्युइन नॉलेज. अब आप देखो, मुझे अभी भी याद है जब नया नया मीडिया आया था, तो ये उस समय ढूंढते थे कि साहब अगर इकोनॉमिक्स पे डिस्कशन हो रही है तो कोई इकोनॉमी का एक्सपर्ट मिल जाए, राइट. और हम लोग भी जब जाते थे मीडिया पे, तो हम अगर कोई भाई अच्छा प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स का या किसी थिंक टैंक का इंपॉर्टेंट आदमी है, तो हम उससे इकोनॉमिक्स पे उसको जगह देते थे. अदरवाइज कहते थे तुम कौन, मुझे भी उतनी आती जितनी तुम्हें आती है. आज जो भी देखो कुछ भी बन जाता है. आपने कई बार देखा होगा टेलीविज़न पे नीचे लिखा लेता है फलाना एक्सपर्ट, उसका कुछ परिचय दिया हमें, कहाँ पढ़ा है भाई, क्या उसने अच्छा पीएचडी भी किए तो किस में किया है भाई? डॉक्टर होने से ये मतलब थोड़ी हर चीज़ जान जाओगे आप, ठीक है. उसमें भी आपने किस सब्जेक्ट पे किया है, क्या उस चीज़ के बारे में आपको, अब इकोनॉमिक्स भी आप हैं तो आप ग्रोथ भी जानते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट भी जानते हैं, आप फिजिकल इश्यूज भी जानते हैं, आप इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ भी जानते हैं, आप एग्रीकल्चर भी जानते हैं. पहले एग्रीकल्चर के अलग एक्सपर्ट्स होते थे, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी से अलग होते थे, एम्प्लॉयमेंट को अलग देखते थे, लेबर इकोनॉमी अलग फील्ड होती थी. तो एक तो ये भी हो गया. एक तो क्या हुआ कि आपने एक्सपर्टीज़ को ख़त्म करके, ठीक है, पॉलिटिकली माइंडेड लोगों को आपने जगह दे दी इन टर्म्स ऑफ मीडिया. मीडिया खुद पॉलिटिकल हो गया, तो ये खतरा है, ठीक है. लेकिन देखो यार, अंततः
तो मीडिया का कौन है कंज्यूमर? आप हो, मैं हूँ। हमारे विवेक में अगर ये बात नहीं आएगी, इन आवर कॉन्शियसनेस, इफ दिस वोंट कम, दैट it is being distorted, then we are in trouble. And I think that's a choice you and I have to make. Yesterday, Assam legislature passed that Hindi will be one of the official language, and there was a big uproar and like, why Hindi? Do you think there is this? I think it will be little political question, but it's more a cultural identity. Why Assam Assamese people are now termed as anti-Indian or anti-nationalist, or more like we are supporters of the opposition when we question about Hindi being imposed on us, and same like what is your opinion on that? देखो, ये उससे आता है जब एक थोड़ा सा जब आप रीडिफाइन करते हैं बेसिक व्हाट ब्रॉडली शब्द इस्तेमाल होता है ना, आइडिया ऑफ इंडिया, ठीक है। एक्चुअली कोई एक आइडिया ऑफ इंडिया तो नहीं है, लेकिन ब्रॉडली उसको हम मानते हैं। जैसे हमारे आइडिया ऑफ इंडिया में हमारी डाइवर्सिटी थी, हमारी इंपॉर्टेंस, ठीक है। डाइवर्सिटी में लैंग्वेज भी आती है, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि लैंग्वेज को जब लैंग्वेज और सरकार में कनेक्शन होने लगता है तो लैंग्वेज हिलने लगती है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। व्हेन वी फॉर एग्जांपल डिसाइडेड दैट वी विल हैव से 15 or 20 or 30 state languages, or what are called national languages, right? Then what do you do about those languages which are spoken but which are not recognized by the state as a language of examination or of teaching? So by force you lead to languages dying or its variety dying. फिर आप क्या करते हो, आप एक ऑफिशियल लैंग्वेज का या किसी लैंग्वेज के अंदर का एक कंस्ट्रक्ट बनाते हो कि भाई ये भाषा है, तो फिर उसमें नए शब्द जुड़ना बंद हो जाते हैं, उसकी वैरायटी मर जाती है। जैसे आपने कॉन्स्टेंटली हमें बचपन में कहा जाता था शुद्ध हिंदी बोलो। अरे शुद्ध हिंदी का क्या मतलब है? और कौन तय करेगा शुद्ध हिंदी? कौन तय करेगा? कोई किताब है जो कहेगी यही हिंदी है? और हिंदी भी तो 200 साल पहले थी नहीं, वो तो मेरे ख्याल से खड़ी बोली से निकली कोई भाषा थी, फिर उसमें कुछ उर्दू आई, कुछ और भाषाएं आई, कुछ अंग्रेजी आई, और हम लोगों ने एक भाषा बनाई। एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। आई एम बेसिकली हिंदी स्पीकर। आई लव टॉकिंग इन दैट, आई लव थिंकिंग इन दैट। बट एक तो ये जो है ना कि एक ही तरीके का एका कर देना हर चीज़ को, आई थिंक दिस वॉज वेरी डिस्टर्बिंग। दिस ट्रेंड हैज बीन कंटिन्यूइंग। सो आई कम टू हिंदी आफ्टर दैट। हमारे यहाँ पहले क्या होता था, यूनिटी वॉज आवर स्ट्रेंथ। अब हम यूनिफॉर्मिटी इज आवर स्ट्रेंथ पे आ गए। All this thing, one nation, one vote, one this. क्यों? We are one nation. I think the one thing that combines all of us is we are human beings, we have humanity and we are Indians. ये तीन तो हमारे कॉमन हैं। बाकी कॉमन हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? कितना कॉमन है इसके मेरे बीच में? But I think these three common things, that we are both human beings, we both have humanity, both of us are Indians, is a lot of commonality. हम बात कर सकते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं, दोस्त रह सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मैं इसके घर जा सकता हूँ, ये मेरे घर आ सकती है, मैं इससे लड़ाई भी कर सकता हूँ, इससे दोस्ती भी कर सकता हूँ। आई थिंक दीज थ्री कॉमन थिंग्स आर ग्रेट। व्हाट मोर डू यू वांट? ज़रूरी थोड़ी है कि हम हर बार एक ही मंदिर, एक ही टेम्पल में जाएं, चाहे किसी धर्म का हो, एक ही गीत सुने, एक ही म्यूज़िक पसंद करें, एक ही भाषा बोलें। थोड़े दिनों बाद तो फिर बड़ा बोरिंग हो जाएगा। बट ये जो टेंडेंसी है, ये मेरे ख्याल से एक डिस्टर्बिंग टेंडेंसी है, और ये उसका पार्ट बन जाता है। देखो, हिंदी आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले कम बोली जाती थी। धीरे धीरे मेनी मोर पीपल आर स्पीकिंग हिंदी, बट नोबडी लाइक्स अ लैंग्वेज टू बी इम्पोज्ड ऑन देम। So I think this thing of imposing a language, practically is not necessary. I think ज़्यादा लोग आज हिंदी बोलते हैं आज से कई साल पहले, ठीक है। दूसरा एक और चीज़ मानिएगा, क्योंकि एक भाषा हिंदी की तरह सुनाई पड़ती है, ज़रूरी नहीं है वो हिंदी हो। बिहार में मिथिला है, वो हिंदी थोड़ी बोलते हैं। मैथिल जो है हिंदी की तरह लगती है, हिंदी थोड़ी है। तो क्या वो लोग भारतीय नहीं हैं? अगर आप हरियाणा की तरफ चले जाइए, जिस टोन से वो, जिसको हम लोग हरियाणवी कहते हैं, पता नहीं भाषा है, बोली है एक तरीके की, क्या पंजाबी कोई कम भारतीय हैं? क्योंकि अगर वो पंजाबी बोलते हैं और हिंदी नहीं बोलते, या वो पंजाबीआइज्ड हिंदी बोलते हैं, या मलयालम केरला के लोग कोई कम हिंदुस्तानी है?
या तमिलनाडु के कोई कम है या महाराष्ट्र के कोई कम है, बट ये इन भाषाओं को इम्पोज करना मुझे लगता नहीं है कि कोई सही कदम है। दूसरा, ये आप हिंदी को डिससर्विस करते हैं। जब मैं भाषा को अपनी ज़रूरत से, अपनी पसंद से ओन करता हूँ तो वो एक नैसर्गिक, नेचुरली मेरी लैंग्वेज बन जाती है। इफ इट इज़ फोर्स्ड ऑन मी, right, it never becomes my natural language. And I think government very often brings in too many cultural and identity issues into what could be simply their other attentions of governance and good government. So hota hai kabhi kabhi. I think where culture and religion become an important factor of your relationships with your people, some of these problems can come. So Rupali, we finish here. I think it's been long. Okay, but anyway, thank you everybody, and if you have any more questions later on, you're most welcome to join at any point of time.